सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो मेरा होगा वो मॉडल पेपर नंबर 7 होगा। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन के 2-3 टाइप बताऊंगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो लिखा है ये क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं इस तरह का बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है एकदम सिंपल है भाई। लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि सर आप बारंबारता, सारणी और टैली चिन्ह वाले क्वेश्चनों को नहीं बताते हो। तो आज शुरुआत करेंगे दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चनों से। बस अंत तक वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं। कुछ आपको अंक दिए गए, आंकड़े दिया गया है कुछ, और बताया गया विद्यार्थियों के अंक हैं। प्रश्न आपसे कहा गया है कि 10 का वर्ग अंतराल लेकर टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता सारणी आपको बनानी है, ठीक है ना। ये जो वर्ग दोस्तों दिख रहे हैं, इन वर्गों से हमको एक 10-10 के वर्ग अंतराल लेकर हमको एक टैली चिन्ह बनाना है, और टैली चिन्ह की उसी से बारंबारता सारणी को भी बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम कैसे लगाते हैं वो चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इन तरह के क्वेश्चनों में, एक होती है मेरी निम्न सीमा, ठीक है ना। क्या होती है दोस्तों? एक होती है मेरी निम्न सीमा, एक होती है मेरी उच्च सीमा। ये मैंने आपको जब बेसिक बातें बताई थी तब मैंने आपको बताया था, निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब निम्न का मतलब जो हमको ये आंकड़े दिए गए हैं ना, इनमें सबसे छोटा आंकड़ा, सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं तो हमको यहाँ पर भाई 0 दिख रहा, क्या आपको भी 0 दिख रहा है? तो ये देखिए 0 दिख रहा, तो 0 सबसे छोटा है, यानी निम्न सीमा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, निम्न सीमा 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे उच्च सीमा की, उच्चतम सीमा की। तो सबसे बड़ा जो अंक वही सबसे उच्चतम सीमा। तो यहाँ से चलते दोस्तों, अभी तक तो मेरा 33 है सबसे बड़ा, 45 हो गया सबसे बड़ा, ठीक है ना। सबसे बड़ा मेरा 45 है अभी तक। अगली लाइन में देख लेते हैं, तो सबसे बड़ी उच्च सीमा यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो वो है मेरा 45, यानी क्या है? 45 है। तो ये निम्न सीमा उच्च सीमा मैंने ज्ञात कर लिया है। अब एक बात आती है परिसर की। ये परिसर क्या होता है, ठीक है ना। क्या आती है दोस्तों? परिसर की आती है। देखिए मैंने बताया था परिसर आपको कैसे निकालोगे, परिसर कैसे निकालोगे, थोड़ा सा मार्कर ले लूं। परिसर कैसे निकालोगे दोस्तों? देखिए परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो उच्च सीमा होती है, जो उच्च सीमा होती है उससे निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, परिसर पता चल जाता है। यानी कि 45 से हम 0 को माइनस कर देंगे, यानी उच्च सीमा से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, तो परिसर कितना आ जाएगा? 45 का आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? वर्ग समूह है ना, बिल्कुल। हमको जितने भी बनाने खाने, हम खानों को कैसे बात करेंगे, खाने कैसे निकालेंगे? तो खानों को निकालने के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल हम यहाँ पर 45 को 10 से भाग कर दो तो 4.5 बार जाएगा, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। हम अब इतना काम करने के बाद सीधे अपनी सारणी की ओर चलेंगे। तो सारणी को देखते हैं इस तरफ, ठीक है ना, सारणी को देखते हैं इस तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है? हमको पहली तरफ लिखना है, सबसे पहले लिखना है वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। तो ये हो गया वर्ग अंतराल। उसके बाद हमको लिखना है टैली चिन्ह, जिसको हम मिलान चिन्ह भी बोलते हैं। टैली चिन्ह लिखना है, जिसको हम लोग एक नाम से और बोलते हैं मिलान चिन्ह के नाम से, ठीक है ना, मिलान चिन्ह भी बोलते हैं। देखिए तो अब क्या करेंगे, अब हमको बारंबारता इधर लिखनी है, इधर बारंबारता लिखनी है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन आप मन से समझना। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल लिखना है, फिर टैली चिन्ह या जिसको हम लोग मिलान चिन्ह भी बोलते हैं, सबसे बाद में आपको बारंबारता लिखना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों अब देखो आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आप ये बात समझो कि सबसे निम्न सीमा कौन सी है? सबसे निम्न सीमा है 0 है ना। तो हमको
अपने वर्ग अंतराल कितने तक बनाना है, 10-10 के वर्ग अंतराल बनाना है। तो 0 से 10 ये तो मेरा भैया पहला हो जाएगा, 0 से 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और दूसरा 10 से 20 हो जाएगा, ये हो गया 10 से 20। और तीसरा कितना हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। चौथा हमारा 30 से 40 हो जाएगा। अब हमारी सबसे उच्चतम सीमा दोस्तों 45 है, तो 45 किसके बीच में आएगी, 45 आएगी 40 से 45 के बीच में, 40 से 45 के बीच में। अब दोस्तों आपको क्या समझना है, अब आपको क्या समझना, अब इन आंकड़ों में इन जो वर्ग अंतराल बनाए हो इनमें जो आपकी उच्चतम सीमा है, ये उच्चतम सीमा आपकी इसमें नहीं गिनी जाएगी, जिसमें उच्चतम सीमा है वो उसमें नहीं गिनी जाएगी, उसके बाद वाले वर्ग अंतराल में गिनी जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं 10 की बात कर लूं तो 10 आपका 0 से 10 वाले में नहीं काउंट होगा, वो 10 काउंट होगा 10 से 20 वालों में। ठीक उसी प्रकार 10 से 20 वालों में 20 नहीं काउंट होगा, 20 काउंट होगा 20 से 30 वाले में। तो ये बात याद रखना। अब हमको देखो टैली चिन्ह कैसे लगानी है, यानी 0 से 10 के बीच में इस पूरे आंकड़ों में जो नंबर दिए गए, अंक दिए गए हैं, उसमें 0 से लेकर 10 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं आई हैं, 0 से लेकर 10 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं आई हैं, 10 के बीच में, ना कि 10 को नहीं जोड़ेंगे, 10 के बीच में। तो बात करते हैं 3, यानी यहां से गिनेंगे 1 2, भाई देखो ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, 1 2, उसके बाद ये 3 हो गया, 10 को गिनेंगे नहीं, फिर हो गया 4 के बाद मेरा हो गया ये 5, फिर हो गया ये मेरा 6, ठीक है ना। 6 के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर क्या आएगा, कुछ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया मेरा 9, ये हो गया 10। टोटल कितने हैं भाई मेरे, 10 हैं। टोटल कितने हैं, 10 हैं। अब देखो, अब यानी कि हम टैली चिन्ह लगाएंगे, तो टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं, हमेशा टैली चिन्ह लगाने के लिए अगर हमको 5-5 के समूह तक, 5 तक जाना, भाई टैली चिन्ह समझो, अगर हमको 1 है तो 1 हो गया, अगर 2 है तो 2 लाइनें खड़ी, 2 हो गए, अगर 3 है तो 3 लाइनें खड़ी, 3 हो गए, अगर 4 है तो 4 लाइनें खड़ी। लेकिन जैसे 5 पे पहुंचेंगे तो 4 के बाद 5 के लिए हमको एक क्रॉस लाइन बनाना पड़ेगा, यानी 4 लाइनें खड़ी, 1 लाइनें पड़ी, जो सबको काटें, ये 5 लाइनें हो गई, यानी ये 5 हो गया। अब 5 के बाद जैसे 7 है तो 2 और बनाएंगे, 5 2 7 हो गया, 8 है तो 3, जैसे 10 है तो 4 और 1 5, 5 5 10। तो ये इस तरह टैली चिन्ह लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने बार आया भैया, 10 बार, तो 4 1 5 और 1 2 3 4 1 5, ये 5 हो गया। अब जितने टैली चिन्ह उतनी बारंबारता हो जाएगी 10, ठीक है ना। अब बात करते हैं 10 से लेकर 20 तक के बीच में, 20 के बीच में हमको ज्ञात करना, ना कि 20 को काउंट करना है। तो 20 के बीच में जोड़ेंगे 10 से, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 20 जोड़ना नहीं है, ये हो गया 4 के बाद भाई मेरे क्या हो गया, ये 17 हो गया 5, फिर यहाँ पर देखिए 18 हो गया 6 7 8 9 के बाद ये 11 हो गया मेरा 10 से, ठीक है ना, 10 से 18 हो गया मेरा 11, ये हो गया 12 और ये हो गया 13, ये हो गया 14। यानी कितनी बार संख्याएं आई हैं, टोटल 14 बार आई हैं। तो 14 को हम कैसे लिखेंगे भाई, 5-5 के जोड़े में लिखेंगे, ये 5 हो गया मेरा और ये 5 मेरा 10 हो गया। अब 4 बचा, 1 2 3 4, ये आ गए मेरे टैली चिन्ह। और इसकी संचयी बार, इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी इसकी बारंबारता। अब देखो ठीक उसी प्रकार 20 से 30 के बीच में गिनेंगे भाई। अब 20 से 30 के बीच में गिनेंगे तो देखो ये 20 हो गया मेरा 1 के बाद 20 से 30 के बीच में गिनना है, तो यहाँ पर 20 से बीच में आ गया 23, 2 हो गया, 2 के बाद 3, ये हो गया 4 के बाद ये हो गया 5 के बाद नीचे कुछ है, नीचे कुछ नहीं है, तो 5, यानी कि 20 से 30 के बीच में 5 टैली चिन्ह लगाना हमको, यानी 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो इसकी बारंबारता भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब 30 से 40 के बीच में करेंगे तो 30 से 40 के बीच में जोड़ेंगे, यानी 30 को काउंट करेंगे भाई, तो 30 से 40 के बीच में यानी 33 हो गई है 1, उसके बाद 33 के बाद ये हो गई मेरी 2 33, फिर 3 4, ये हो गया 4 5 6 7 के बाद 8,
टोटल कितने हैं 8 हैं। तो 8 करने के लिए ये 5 मेरे बन गए ऐसे और 3 बन गए ऐसे, 5 3 8, तो इसकी बारंबारता भी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब बात करते हैं 40 से 45 के बीच में। तो 40 से 45 के बीच में कितना आया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद दोस्तों फिर कितना आएगा 40 से 45 के बीच में 2, टोटल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया 2 और इसकी बारंबारता हो गई 2, ये आ गया मेरा आंसर। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं योग, इसको जोड़ लेंगे 10 4 14, 14 5 कितना हो गया भाई 14 5 हो गया 24, 24 5 29, 29 31 31 31 8 कितना हो गया 39, ठीक है ना, ये हो गया 39। देखिए जोड़िए 10 14 10 24, 24 5 हो गया 29, 29 और 8 कितना हो गया भाई 14 10 24, 24 5 29, 29 31 37, 37 2 39। तो यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऐसे बनती है सारणी, ऐसे बनती सारणी। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा बता पाना टाइम वेस्ट करना होता है भाई। आशा करते हैं आप एक ही क्वेश्चन से सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर माध्यिका, बहुलक या संचयी बारंबारता, देखो अब यहां से बारंबारता पता चल गई ना। अगर दोस्तों हमको संचयी बारंबारता पता करना होता, मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है ना, अगर हमको यहीं से कह देता कि संचयी बारंबारता भी सारणी बनाओ, तो देखो क्या चीज इसमें एडजस्ट करते। अगर इतना मेरे को पता है तो संचयी बारंबारता के लिए एक सारणी और यहां से हम बना लेते, संचयी बारंबारता के लिए, ठीक है ना, ये संचयी बारंबारता के लिए सारणी बना लेते। तो यहाँ क्या बनते, पहली बारंबारता ऐसे जाती है, ये जुड़ जाता, 14 10 हो जाता मेरा 24 और 24 5 कितना हो जाता भाई 29, 29 8 कितना हो जाता 9 8 17 37 और 37 में 2 तो कितना हो जाता 39। ये संचयी बारंबारता बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, दिक्कत कोई मत लेना। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया था, उसमें कहा था 5 5 के वर्ग अंतराल बनाओ, और जिस क्वेश्चन में वर्ग अंतराल कह रहा है तो उतने के बनाएंगे, अगर नहीं कह रहा तो आप 5 के भी बना सकते हो, 10 के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अनुसार बना सकते हो, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए बस बारंबारता से इस ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा तो कहेगा आयत चित्र पे बनाओ, तो आयत चित्र तो बहुत ज़्यादा आसान है, उसको भी मैंने बताया है कि वर्ग अंतराल को x अक्ष पे और संख्याओं को y अक्ष पे मान लेंगे और उसको हम लोग बना देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है उसको समझते हैं और लगाने का प्रयास भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है वो कह रहा है राधे के पिता के उसकी आयु से 7 गुनी है। राधे के पिता की आयु, राधे के पिता की आयु उससे 7 गुनी है, ठीक है ना। उससे क्या है 7 गुनी है, उससे 7 गुनी है। आगे क्वेश्चन है 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। 1 वर्ष पहले राधे की आयु, राधे के पिता की आयु, राधे के पिता की आयु, 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु राधे की कितनी गुनी थी भाई, तो राधे की 9 गुनी थी, राधे की आयु से 9 गुनी थी, ठीक है ना। कितने गुनी थी 9 गुनी थी। क्वेश्चन क्या पूछे हैं, क्वेश्चन इस समय दोनों की आयु बताओ। इस समय दोनों की आयु हमको बताना है, इस समय दोनों की आयु बताओ। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर आज हम लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी माने जाते हैं।
क्वेश्चन है राधे के पिता की आयु इससे उससे 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु राधे की आयु के 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु हमको बताना है। तो जिन भी साथियों को ऐसे क्वेश्चनों में भाई दिक्कत होती है वो आज से दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों, एक तो है राधे, एक है राधे और एक है राधे के पिता। राधे हैं और राधे के कौन है, पिता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया गणित में भैया कुछ ऐसा लॉजिक लगता है जो नहीं पता होता उसको हम लोग ना मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, राधे की आयु राधे के पिता की आयु जो है राधे की आयु की कितनी, 7 गुनी। कहने का मतलब उनके पिता की आयु, पिता बड़े होंगे, पिता 7 गुने हैं, राधे पता नहीं, राधे को मैंने मान लिया x, राधे को मैंने क्या मान लिया x। तो पिता को मैंने क्या मान लिया भैया, पिता को मैंने y। अगर y मानेंगे तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे न लगाएं, हम ऐसे लगाएं, राधे के पिता की आयु उससे 7 गुनी है। तो राधे के पिता की आयु राधे की आयु से 7 गुनी है, यानी कि ये 7x हो जाएंगे। कोई दिक्कत है, 7 गुना कर दिया राधे की आयु की। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ष पहले। तो याद रखना, जब ऐसे क्वेश्चनों में पहले की बात करेगा, जब ऐसे क्वेश्चनों में पहले की बात करता तो हमेशा घटाते हैं, और अगर बाद की बात करता है तो जोड़ते हैं। पहले की बात किया तो दोनों में 1 वर्ष घटा देंगे, यानी x माइनस के 1 और बराबर का 7x माइनस के 1। हो गया भाई कि नहीं हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। पिता की आयु राधे की आयु की क्या थी, 9 गुनी थी। भाई देखो, पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताओ, ये ज्ञात कर लीजिए। ये हो जाएगा भैया 9x, यहाँ हो जाएगा 9 एक कम कितना 9, बराबर के यहाँ हो गया 7x माइनस का 1। 7x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो 9x माइनस का 7x बराबर का माइनस का 1 और प्लस का 9 हो गया। यहाँ बच गया 2x बराबर का 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा। x बराबर का 8 बटे के हो गया 2, 2 से काटेंगे 4, तो x बराबर 4 आ गया। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। और 4 थे क्या, 4 राधे थे, यानी राधे की उम्र आ गई 4 वर्ष, और राधे के पिता की आयु 7x है, यानी 7 गुणे 4 बराबर का 7 चौके 28 वर्ष। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 4 वर्ष और 28 वर्ष मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप x और y मानकर भी लगा सकते थे। ये मत समझना कि ये थोड़ा सा जो है ये अनलीगल मेथड है, ऐसा कुछ नहीं भाइयों, ये लीगल मेथड ही है। बस मैंने क्या किया, एक ही चर से लगा दिया। 2 चर से मानते तब भी लगाते। आप राधे की आयु x मान सकते थे, उनके पिता की आयु y मान सकते थे। समीकरण बनाते, समीकरण को सॉल्व करते, एक समीकरण का मान निकालते और इसमें रख के दूसरे अंश का भी मान निकालते, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन जाता, लेकिन हमने इसको आसानी से समझ लिया। तो भाई बस पूरी वीडियो को अंत तक वॉच करना। आज की वीडियो से बहुत कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचेंगे अपने 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे और क्वेश्चन आपका ऐसा ही होगा, बस आप लोग समझ कर चलना। आयु से संबंधित ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो होगा मेरा 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु के 4 गुनी है। मीरा की आयु रीता से 4 गुनी है। रीता से 4/5 गुनी है। रीता से 4/5 गुनी है, ठीक है ना। 4/5 गुनी है। नहीं, क्वेश्चन कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु के 4/5 है। मीरा की आयु इस समय रीता की आयु के 4/5 है, ठीक है ना। रीता के आयु के 4/5 है। रीता के आयु के 4/5 है। ऐसे लैंग्वेज लिखो तब ज्यादा समझ में आएगा। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु के 3/4 थी। 4 वर्ष पहले रीता की आयु
4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु के 3/4 थी। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु के 3/4 थी। 3/4 थी। दोनों की आयु बताओ, ठीक है ना, दोनों की आयु बताओ। आयु बताओ, लगाइए क्वेश्चन। दोनों की आयु आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन समझिए, फिर लग गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा की आयु रीता के आयु के 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु के 3/4 थी। दोनों की आयु आपको बताना है। दोनों की आयु आपको बताना है। तो भाई मेरे, मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा गणित का रूल ये होता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता है, जो आपको बिल्कुल कुछ भी आइडिया ना हो जिसके बारे में, उसको हमेशा आप लोग माना करिए। अब इसी क्वेश्चन में बात करूं तो आपको मीरा की आयु नहीं पता है कि आपको रीना की आयु नहीं पता है, रीता की। तो आप कहोगे सर हमको ये पता है कि मीरा की आयु रीता की आयु के 4/5 है, लेकिन हमको रीता की आयु नहीं पता है। तो रीता की आयु हम लोग कैसे मान सकते हैं? हम रीता की आयु को भैया x मान सकते हैं। मैंने माना रीता की उम्र क्या हो जाएगी भाई, x हो जाएगी। रीता की आयु के 4/5 है, तो मीरा की आयु क्या हो जाएगी बताओ? मीरा की आयु क्या हो जाएगी? जो रीता की आयु है उसके 4/5 है मीरा की आयु, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x/5। यही तो हो जाएगा 4x/5। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x और मीरा की हो जाएगी 4x/5। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन लगाइए, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले, हाँ भाई गौर करो, कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले। और मैंने अभी बताया पहले का मतलब दोनों में उतना उतना घटा दो, 4 घटा दो, यानी कि रीता में से 4 घटाएंगे तो x माइनस का 4 बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 4x माइनस का क्या, 4x/5 और माइनस का दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु के 3/4 थी। मीरा की आयु रीता की आयु के क्या थी? 3/4 थी। 3/4 थी। सॉल्व करिए, यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का दोस्तों 4 तियां हो जाएगा 12 और बटे में हो जाएगा 4 और बराबर इस तरफ बच गया मेरा 4x/5 माइनस के 4, माइनस के क्या हो गया? 4 हो गया। अब हम इसको फिर क्या कर सकते हैं? यहां पर बटे 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे 5 से नीचे गुणा 5 से ऊपर गुणा, तो इसको सॉल्व करेंगे नीचे आ जाएगा 5, भाई 5 1 कम 5, यहां ऊपर हो जाएगा 4x माइनस का 5 चौके 20, यहां कितना बच गया मेरा? वो बच गया 3x माइनस के 12/4। अब क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। जब ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का 3 x से गुणा कराएंगे तो 5 तियां 15x माइनस 12 पंचे हो जाएगा 60 बराबर 4 का 4x से कराएंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस 20 का दोस्तों 4 से कराएंगे तो माइनस के 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो x वालों को एक तरफ, संख्याओं वालों को एक तरफ। ये है दोस्तों मेरा 15x, ये 16x आएगा, माइनस में हो जाएगा 16x बराबर, यहां हो गया माइनस के 80, ये प्लस के 60 उधर हो गया प्लस में हो गया, माइनस के 60 उधर गया प्लस में हो गया, यहां पर बच गया माइनस के x बराबर, यहां कितना बच गया भाई बोलो? यहां कितना बच गया? माइनस प्लस माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया, x बराबर 20। अब x का मान पता है तो हम रीता की आयु पता चल गई कितनी है? 20 वर्ष। रीता की आयु है 20 वर्ष और बात करें मीरा की आयु तो x का मान केवल 20 रखेंगे, यानी 4 × 20 बट्टे में 5, 5 चौके हो गया 20 और 4 चौके हो गया 16, ये आ गए 16 वर्ष। मीरा की आ गई 16 वर्ष और रीता की आ गई 20 वर्ष। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया है दोस्तों? तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को एक बार समझ में ना आया हो तो फिर से आप लोग समझ सकते हो। देखिए मीरा की आयु रीता की आयु के 4/5 थी, हमको रीता की आयु नहीं पता थी, मैंने मान लिया x, तो मीरा की आयु 4/5 थी यानी 4x/5 हो गया है।
तो यहाँ पर प्रश्नानुसार अब कह रहा 4 वर्ष पहले, जब क्वेश्चनों में पहले की बात करेगा तो उतना हमेशा लेस कर देंगे। मैंने दोनों में 4 घटा लिया, मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करके इतना आ गया 15x - 60 बराबर 16x - 80। संख्याओं वालों को एक तरफ, चरों वालों को एक तरफ। ये 16x प्लस में, इधर माइनस में, तो x बच गया माइनस का। इधर 80 में से माइनस के 80 से प्लस के 60 घटा दिया तो माइनस के 20 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 20। तो 20 क्या आ गया, रीता की आयु, मीरा की आयु, तो 4 × 20 बटे 5, 5 चौके 20 हो गया और 16 आ गया मीरा की आयु। तो नोट कर सकते हो दोस्तों, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन भी मेरा एज से ही होगा। अगला क्वेश्चन भी मेरा एज से होगा। देखिए, आज मैं एज पे आपको इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि बहुत दिनों से क्या है कि लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एज के रिलेटेड आप क्वेश्चन बता दीजिए। तो दोस्तों, एज से आपका बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा एज से। बस ये याद रखना, बाद का मतलब हमेशा प्लस और पहले का मतलब हमेशा घटाव होगा, बस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा 4 नंबर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। पुत्र की आयु के 3 गुनी है। आयु के 3 गुनी है। कितने गुनी है, 3 गुनी है। ये पुत्र की आयु के 3 गुनी हो गया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र का 2 गुना हो जाएगा। कितने गुना भैया, तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है भाई दोनों की वर्तमान आयु बताओ। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। दोनों की वर्तमान आयु आपको बताना है। प्रयास करिए इस क्वेश्चन को लगाने का, फिर मैं बताता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन है मेरा, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। 3 गुनी है, चलो ठीक है ना, आयु के 3 गुनी है, चलो ठीक है इतना। फिर कहा गया 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताना है। दोनों की वर्तमान आयु बताना है। मेरी बात फिर से दोस्तों दिमाग में याद रखना, जिसका आपको कुछ नहीं पता है भाइयों, जिसको कुछ नहीं पता, जिसका कोई आइडिया नहीं है हमें, उसको हमेशा मान लीजिए। फिर क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलिए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। बस भाई पेशेंस बहुत ज़्यादा, धैर्य बहुत ज़्यादा काम आता है इस तरह के क्वेश्चनों में। लग के तुरंत उड़ना नहीं है कि हम इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। नहीं, गलती मेरे से भी हो जाती है, गलती आपसे भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये काम नहीं करना है। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। अब एक बात समझो, पिता और पुत्र की बात किया गया तो आप खुद से समझो भाई, यार पिता जो है वो बड़े होंगे तो वही तो 3 गुने होंगे, पुत्र का तो पता नहीं, बस लग गया क्वेश्चन। अगर दोस्तों मैं पुत्र की आयु क्या मान लूं, पुत्र की आयु में x मान लूं तो पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे। अगर पुत्र की आयु मैंने x मान लिया तो पिता हो जाएंगे 3 गुने, वो भी किसके, पुत्र की आयु के। तो पुत्र की आयु x थी, इसके 3 गुना 3x। चलिए लगा दिया मैंने प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है वो चीज समझिए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 12 वर्ष बाद का मतलब हमेशा प्लस ही होता है। बाद का मतलब हमेशा प्लस होता है, तो यानी बाद, तो ये हो जाएंगे x प्लस के 12 और बराबर इस तरफ हो गया 3x प्लस के 12। दोनों में 12 12 ऐड कर दिया। पिता अपने पुत्र का 2 गुना हो जाएगा। पिता जो है अपने पुत्र का 2 गुना हो जाएगा। बस देखो, ये हो गया मेरा 2x प्लस का 12 दुना हो गया 24 बराबर इस तरफ हो गया 3x प्लस के 12। अब देखो कितना आसान सवाल बन गया, x वालों को एक तरफ, संख्याओं वालों को एक तरफ। तो यहाँ दोस्तों है मेरा 2x,
ये 3x आ जाएगा, माइनस में आ गया 3x बराबर, यहाँ बच गया इधर 12, ये प्लस में उधर जाएंगे माइनस के, बच गया 24। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों 2x से माइनस के 3x जाएगा तो माइनस के x बराबर का, यहाँ पर 12 से 24 जाएगा तो माइनस के 12 बच जाएगा, माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 12 आ गया भाई, x बराबर 12 आ गया। तो 12 आया क्या, पुत्र की ये पुत्र की आयु आ गई 12 वर्ष, क्योंकि मैंने x माना था, और पिता की आयु 3x है, यानी 3 गुणे का हो जाएगा 12, 12 3 आ गया 36 वर्ष मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। 12 3 36 वर्ष मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा मेरा 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए अभी आएंगे, अभी आपके रेखा गणित के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ना 2 अंदर बाहर क्षेत्रफल रास्ते वाले होते हैं, वो भी क्वेश्चन आएंगे। तो दिक्कत मत लेना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, तो जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की बात किया गया है यानी स्क्वायर की, और एक रेक्टेंगल की बात किया गया है। जो वर्ग का परिमाप पेरीमीटर दिया गया 24 सेंटीमीटर, आयत की एक लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, देखो दोस्तों क्वेश्चन पकड़ने का तरीका, हमको देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से पकड़ में आ गया। कहा गया जो वर्ग का पेरीमीटर है और जो स्क्वायर का पेरीमीटर है, सॉरी जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, यानी आयत का और वर्ग का पेरीमीटर आपस में इक्वल है, बराबर है। तो क्वेश्चन कहा गया आयत का क्षेत्रफल हमको बताना है। आयत का क्या बताना दोस्तों, क्षेत्रफल हमको बताना है। तो एक बात समझो, क्वेश्चन देखिए कहा गया कि वर्ग और आयत का जो क्या है परिमाप वो बराबर है। हमको वर्ग का परिमाप दिया गया 24, तो यही आयत का भी तो परिमाप होगा भाई, आयत का भी तो यही परिमाप होगा कि नहीं होगा। आयत की एक लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दी गई है, बोलो दे देगी कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप दोस्तों क्या होगा, आयत का परिमाप जो वर्ग का परिमाप यानी 24 सेंटीमीटर, ये वर्ग का परिमाप यही आयत का परिमाप। लंबाई दिया गया है आयत की लंबाई दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो हमसे ना क्षेत्रफल पूछे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल कब निकाल सकते हैं, जब लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ हमको पता होना चाहिए, तभी तो निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं यहाँ से आयत का परिमाप लगा के इसकी चौड़ाई निकाल सकता हूँ। आयत का परिमाप बराबर होता क्या है, 2 लंबाई धन क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई होता है। 2 लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई तो होता है। बोलो भाई यही तो होता है कि नहीं होता है, ये होता है ना। बस अब देखो आयत का परिमाप कितना दिया गया 24, तो ये हो जाएगा 24 बराबर ये हो जाएगा 2, और लंबाई कितना दोस्तों दिए गए हमको 8, लंबाई कितना दिया गया 8। तो एक बात समझो जरा, ये हमारा किसमें है भाई, ये हमारा है किसमें, गुणे में, इधर आएगा बटे में, तो ये हो गया 2 बटे में। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 8 प्लस का चौड़ाई बच गया। काटेंगे 2 से तो चला जाएगा 12 बार में, 2 से चला जाएगा 12 बार में, 2 से 12 बार में, तो 12 और ये 8 इधर माइनस में आएगा, बराबर का बच गया चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4। अब देखो लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई, तो हम क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ गुणे ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या लेंथ कितनी भाई, लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, तो 8 गुणे का 4, 8 चौके 32 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा।
32 वर्ग सेंटीमीटर मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 32 वर्ग सेंटीमीटर मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस मेन फैक्ट जो होता है क्वेश्चन का, जो अहम रोल अदा करता क्वेश्चन में। देखिए गणित लोग कहते हैं बहुत कठिन होती हैं, ऐसा कुछ नहीं, 2-2 करके 4 होता है और वहीं से सवाल तैयार होता है। ठीक है ना, 2-2 4 होता है, वहीं से सवाल तैयार होता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि गणित के मेन फैक्ट क्या होते हैं। बस प्लस उधर जाता माइनस में, गुणा जाता भाग में, भाग जाता गुणे में, और ऐसे सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मेट, अगर आपने जीवन काल में कभी भी मैथ पढ़ी है तो जोड़ घटाव गुणा भाग ये तो आपको आता ही होगा ना। बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है दोस्तों। याद रखना 26 तारीख से आपका 3rd सेमेस्टर चालू कराऊंगा, और जितने भी शुरुआत से वीडियो अटेंड किया, मेरी शुरुआत से क्लास से अटेंड किया, ठीक है ना, देख लेना मैथ में पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। ठीक है ना, उनको पता चल गया होगा जो मेरी क्लास शुरुआत से लेकर आए हैं लगभग में इसी पेपर में ही कि कितना ज़्यादा फंस जाता है। ठीक है ना, सब कुछ वही रहता भाई, कुछ अलग का नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, हमेशा आपको एक लेवल अप ही लेकर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर है। एक भुजा क्या है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। और हमको विकर्ण भी दिया गया है, और विकर्ण क्या दिया गया दोस्तों, विकर्ण। और विकर्ण कितना दिया गया, तो विकर्ण दिया गया 17 मीटर है। विकर्ण दिया गया 17 मीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर है और विकर्ण 17 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल आपको बताना है। जो मैदान आयताकार है उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सुनो भाई, है ना, सुनो समझो इधर। ये मैंने मान लिया हमारा क्या है, ये हमारा एक मैदान है, ये हमारा एक आयताकार मैदान है। तो मैं इसका नाम रख लेता हूं, कोई एक नाम A B C और D, ये मैंने इसका एक नाम रख लिया। अब विकर्ण दिया गया ना, ये देखो विकर्ण दिया गया कि नहीं दिया गया। तो विकर्ण हमको पता है कितना है, 17 मीटर। तो देखो दोस्तों ये हमारी विकर्ण हो जाएगी, एक तो विकर्ण ये, एक तो विकर्ण ये। मैंने मान लिया ये विकर्ण है, इसकी लंबाई 17 मीटर। मैं लिख लेता हूँ 17 मीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। क्या हो गया, 17 मीटर इसकी लंबाई हो गई। और हमको एक भुजा दी गई है, एक भुजा दी गई। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि मुझको ये भुजा दी गई है, ये भुजा, यानी ये भुजा दी गई कितनी, 8 मीटर। ये भुजा 8 मीटर दी गई है। तो जरा एक बात समझो दोस्तों, मैंने आपको पाइथागोरस एल्गोरिथम बताया था ना, पाइथागोरस परिमेय बताया था कि पाइथागोरस परिमेय क्या होती है। तो आपको मैंने बताया था कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस का क्या होता है भाई मेरे, आधार स्क्वायर होता है। तो अब एक बात इस क्वेश्चन में आप समझो, इस बात में क्वेश्चन में समझो, ये ऐसे अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा ना, मैं ऐसे अगर बात करता हूं, मैंने लाइनिंग भी यहां पर मार दिया है ऐसे, तो आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा कि नहीं। कौन सा त्रिभुज, BDC, या त्रिभुज इसको बोलते हैं BCD। ये मेरा एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में जो 90 डिग्री है वो क्या है, कोण का C है कि नहीं है। कोण C मेरा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं भाई, उसको कर्ण कहते हैं। कौन सी भुजा, कर्ण हो जाएगी। कर्ण के जो 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने भुजा कर्ण, ये कर्ण। तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब ये मेरी आधार हो जाएगी, क्योंकि भैया 90 डिग्री, दो संलग्न भुजाओं को जब मिलाते हैं तो ऊपर वाली जो ऊंचाई होती है उसे कहते हैं लंब, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं आधार।
तो ये हो जाएगी मेरी आधार कितनी 8 मीटर, यानी प्लस का ये हो जाएगा मेरा 8 मीटर। ये बच गया मेरा लंब। तो अब कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ से आप लंब क्यों ज्ञात कर रहे हो, यही तो दिमाग में सोच आ रहा होगा क्वेश्चन। तो एक बात समझो, अगर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है भाई तो आपके समझ में आ रहा होगा मैं ऐसा लॉजिक क्यों लगा रहा हूं। अगर प्रॉपर्टी पता है तब, प्रॉपर्टी होती क्या है कि रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब ये 8 है तो 8 ये भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा, 8 ये तो 8 ये भी। अगर मैं इस भुजा को ज्ञात कर लूं तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी। अब जब आयत की चारों भुजाएं पता है, यानी आयत की लंबाई चौड़ाई पता है, तो उसका क्षेत्रफल तो एकदम इजी वे में निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई हमको रोकने वाला है ही नहीं, है ना। तो देखो यहां से मैं लंब स्क्वायर कैसे निकालूंगा, 17 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 सत्ते हो जाएगा भैया 49 के 9 हासिल आ गया 4, 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 4 18 हासिल आ गया 1, 1 एकम 1 1 2, 289 बराबर का ये हो गया भैया मेरा लंब का वर्ग, प्लस का हो गया 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, ये 64 आ गया 64, ठीक है ना। अब ये प्लस में 64 इधर आएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 289 माइनस के हो जाएगा 64 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब 289 से मैं 64 घटाऊंगा, 9 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 5, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 जाएगा तो बच गया 2, और यहाँ कितना आ गया भैया 2 आ गया, ये आ गया 225 बराबर का लंब का वर्ग। लंब स्क्वायर बराबर 225, तो लंब स्क्वायर को हटाएंगे इधर आएगा तो करड़ी सट जाएगा ना। अब 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का, 15 का 225 का वर्गमूल 15 होता, यानी लंब बराबर दोस्तों क्या आ गया 15 आ गया, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई 15। और जब ये 15 तो रेक्टेंगल का जो होता प्रॉपर्टी क्या कहती, इसके सामने जो भुजा होगी ना वो भी भैया बराबर ही होगी, यानी जब वो 15 तो ये भी 15। अब हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है, तो हम यहाँ पर सिंपल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई, यही तो होता है ना। लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 15, 15 × 8 = 40 और 8 × 8 = 4 12, 120 वर्ग मीटर मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब दोस्तों हो जाएगा कि 120 इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए भाई, पूरा कंसेप्ट आपको समझाया है, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया होगा, आशा यही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, चलिए देखते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 7 नंबर। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट बॉक्स ऑन रहता है, उसमें अपना आप डाउट क्लियर करा सकते हो। अगर आपने सभी क्लासें अटेंड की हैं तो आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो मेंसुरेशन का हो, चाहे वो अलजेब्रा का हो या अंक गणित का हो, किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा भाई, एक कमरे की भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। एक कोई कमरा है, एक कमरे की भुजाएं 3:2 हैं, 3:2 हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर हो, क्या हो कि यदि इसका क्षेत्रफल क्या हो 24 वर्ग मीटर हो, 24 वर्ग मीटर हो, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका परिमाप ज्ञात करो। हमको पेरीमीटर पूछा है, ठीक है ना, परिमाप पूछा है, इसका परिमाप बताओ, इसका परिमाप बताओ। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ये कराए हैं, रेक्टेंगल के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अभी जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है, अभी जो पेपर हुआ सीटेट का, उसमें ये सभी क्वेश्चन आए हैं, तो वही क्वेश्चन है। और आप लोगों को डीएलएड पास करने के बाद सीटेट ही पास करना है।
आपको पता भी 1 जनवरी को सीटेट का पेपर भी आ गया है, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो सीटेट का पेपर देने जाएंगे जनवरी को उनके लिए भी ये क्वेश्चन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन है, एक भुजाएं, जो एक कमरा है, एक कमरे की भुजाएं, यहाँ पर कमरा मिस हो गया है, बना देते हैं कमरा। एक कमरे की भुजाएं 3:2 हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप बताओ, इसका परिमाप बताओ। तो समझो जरा, हमको ना एक कमरे की जरूरत है। चलो भैया, कमरा हमारा बनकर रेडी हो गया। कमरा, क्योंकि कमरे में लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई होगी। कमरा में जो लंबाई और चौड़ाई होगी ना, तो कमरा आयताकार होगा, इसलिए मैंने आयत बना दिया। अब इनका रेशियो दिया गया है, अनुपात। और अनुपात पता है असल में होता क्या है? अनुपात का मतलब काट कर छोटा किया गया है। जैसे कमरा आपका 10 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा है, तो उसको काट देंगे, तो 5 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा बच जाएगा। यही होता है मेरा रेशियो, ठीक है ना। अनुपात का मतलब शॉर्ट फॉर्म, छोटा रूप, रेशियो का ये मतलब होता है। तो हमको यहाँ पर अगर दोस्तों मैं इसको x मानूं, लंबाई को x मानूं और चौड़ाई को भी x मानूं, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं है तभी तो परिमाप कहाँ बता सकते जब तक लंबाई चौड़ाई नहीं पता होगी। तो दोस्तों में ये 3 सटाएंगे तो 3x, ये 2 सटाएंगे तो 2x, क्योंकि रेशियो दिया गया इसलिए मैंने x इसमें सटा लिया। हमको ना परिमाप क्षेत्रफल दिया गया, तो एक्चुअल में हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? लेंथ और ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई मल्टीप्लाई का चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है? 24, तो इसके स्थान पर 24 बराबर लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, यानी 3x मल्टीप्लाई का हो जाएगा 2x। गुणा कराएंगे, 3 दूनी हो गया 6, ये x स्क्वायर, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। ये हो गया 24। अब हम लिखेंगे 24 6 गुणे में, तो इधर आएगा बट्टा में 6 हो गया बराबर का x स्क्वायर। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 4 बराबर, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी आ जाएगा, यानी x बराबर करड़ी के अंदर 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। यानी x बराबर भैया जी अगर 2 आ गया, हाँ सुनो, x बराबर अगर 2 आ गया तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2x है, तो इसका मतलब 3 गुणे का 2 बराबर का 6, लंबाई आ गई 6, चौड़ाई कितना आ जाएगी? 2 गुणे का 2, 2 गुणे का 2 बराबर का 4, क्योंकि x का मान ही तो रखा है। अब परिमाप बताना है, तो आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप, अब आपको पता आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर रखेंगे 2 और लंबाई धन चौड़ाई को जोड़ेंगे, 4 6 4 10, 10 दूनी हो गया 20, 20 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 20 क्या हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का? वो भी मीटर, 20 मीटर। चलो इकाई भी लिख दिया, 20 मीटर मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर ना? यहां तक अगर किसी भी साथी को कोई दिक्कत लग रही है तो वो पूछ सकता है। यहां पर देखिए लॉजिक क्या हुआ है। यहां पर एक कमरा है, कमरे की भुजाएं दी गई 3:2, 3:2। तो एक बात समझो, मैंने बताया अनुपात का मतलब छोटा रूप, ठीक है ना। अगर भाई एक इतना ऊंचा कोई कमरा है तो अगर इसको हम छोटा करेंगे तो चलो मैंने इतना काट दिया, और जो चौड़ाई थी उसको मैंने इतना काट दिया, तो अब आगे तो कट नहीं सकता, क्योंकि आगे कटेगा तो जमीन आ जाएगी, है ना। तो आगे नहीं काट सकते। तो कहने का मतलब ये छोटा रूप होता है। मैंने x हटा लिया, लंबाई चौड़ाई का गुणा करा दिया, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो x स्क्वायर बराबर का 4, x बराबर का 2, लंबाई आ गई 6, चौड़ाई आ गई 4, 6 4 10 का 2 गुना 20 मीटर मेरा राइट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला हो जाएगा मेरा 8 नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है मेरा भैया 1.5x प्लस का 2.5y, 1.5x प्लस का 2.5y बराबर मेरे को कितना दिया गया, तो दिया गया है 21, ठीक है ना। और अगला हमारा जो इसी में दिया है समीकरण है, ये दिया 4x प्लस का y बराबर का 22, 4x प्लस का y बराबर के 22। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको x और y के मान आपको बताना है। देखिए मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन केवल हमको पेपर में देखने को मिला है तो वो भी एक, लेकिन मैंने इसके ऊपर लगभग सभी मॉडल पेपरों में 6 या 7 मॉडल पेपर हो चुके हैं, सभी में एक ना एक क्वेश्चन बताया। क्यों बताया? क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसा आए ना तो दिमाग में छप जाना चाहिए, तुरंत दिमाग की घंटी जलनी चाहिए कि भैया हमको सर ने ये क्वेश्चन बताया है। तो आप लोगों को याद रखना इस क्वेश्चनों में करते क्या है, हमको सिंपल यहाँ पर 2 विधियां होती हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। कोई एक विधि से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। मैं नहीं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप मेरी बताई विधि ही लगाइए, अगर आपको दूसरी समझ में आती तो वो लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर, छोड़ना बिल्कुल भी मना है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अब हमको पता है कि हम यहां से क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं, हमको यहां से एक पद का विलोप करना पड़ेगा। तो जरा समझो भाई क्या विलोप करना पड़ेगा। यहां पर x है 1.5, इसको हम 1.5 कह सकते हैं, यहां पर 4x है, यहां पर 2.5y है, यहां पर y है, यहां पर तो यार कुछ विलोप नहीं हो रहा है ना। तो जब विलोप नहीं हो रहा तब क्या होगा, अगर मैं दूसरे समीकरण में 2.5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 2.5y हो जाएगा, घटा लेंगे कट जाएगा। तो सिंपल मैं यहां लिख सकता हूं 2.5 से गुणा करने पर, 2.5 से क्या करने पर, गुणा करने पर, मैं यहां पर गुणा करूंगा। तो मैं पहले समीकरण को लिख लेता हूं 1.5x, ये हो जाएगा 1.5x प्लस का 2.5y बराबर का 21। और दूसरा समीकरण मेरा हो जाएगा 4x प्लस के, यहां पर देखो सॉरी, यहां पर मैं किससे गुणा कराऊंगा 2.5 से, तो 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, हासिल आ गया 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी यहां हो जाएगा 10x, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10x प्लस, अब यहां पर 2y का गुणा 2.5 से कराएंगे तो 2.5y आ जाएगा बराबर 22 का गुणा 2.5 से कराएंगे तो 22 दूना 44, भाई देखो 22 दूना 44 और 44 हो गया, 44 का आधा कितना होता है, 22 का आधा 11, 22 44 में 11 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, 55। देखो कैसे, अगर 22 का गुणा 2.5 से कराएंगे, समझो भाई 22 का गुणा 2.5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 1 11, 2 दूनी 4 और 2 दूनी कितना हो गया 4, 0 हो गया, 4 1 5, 4 1 5 0.1 अंक बाद, तो 55 आ गया ना। बस देखो लग गया क्वेश्चन, आसानी से लग गया क्वेश्चन। कैसे, यहां पर घटाएंगे तो ये प्लस माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल। यहां पर अगर मैं 10y से 1.5y घटा दूंगा तो कितने बच जाएंगे, 10y से 1.5y घटा दूंगा तो 8.5 बच जाएंगे, यानी कि माइनस का 8.5x बच गया कि नहीं बच गया, माइनस का 8.5x बराबर। अब दोस्तों यहां पर मैं 55 में से 21 घटाऊंगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 तो कितना बच जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस के 34 बच गया। माइनस से माइनस क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 34 बटे में 8.5 हो जाएगा, दशमलव हटा ऊपर 0 बढ़ा, 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 3 बच गया 35, 5 छत्ते 35, ऊपर काटेंगे तो 5 छक्के हो गया 30, और यहाँ कितना बच गया 4, 5 अट्ठे हो गया 40, 17 1 कम 17, 17 चौके 68, यानी x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब जब x का मान पता ना तो इसका मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए। अगर मैं 1 में रखता हूं इस वाले समीकरण में x का मान, तो देखो मैं रखूंगा क्या हो जाएगा, 1.5 गुणे का हो जाएगा मेरा 4, प्लस का हो जाएगा 2.5y बराबर का 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 1 कम 4 और 2 कितना हो गया भैया, 4 1 कम 4 2 6, ठीक है ना, 4 पंचे 20 हो गया,
4 पंचे कितना हो गया 20, 4 एकम 4 और 4 दो 6, यानी 6 आ गया यहाँ पर। प्लस का ये हो गया 2.5 वाई बराबर का 21, ये 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 2.5 वाई बराबर 21 माइनस के 6, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 16 6 होता है 22, 15 6 21, ये आ गया 15, और बटे में 2.5 ये आ गया, दशमलव हटा 0 बढ़ा, काटेंगे 5 पंजे 25, 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, 5 छक्के 30, y बराबर दोस्तों 6 आ गया और x बराबर आपका 4 आ गया। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, x बराबर 4, y बराबर 6 आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता पेपर में तो क्या करना है, सिंपल आपको विलोपन विधि लगा लेना, यानी एक पद का विलोप कर देना। मैंने एक पद का विलोप कर दिया, बराबर नहीं थे तो मैंने इतने 2.5 से गुणा करा दिया, बराबर घटा दिया, कट गए, एक चर का मान निकाल लिया, उस चर का मान समीकरण नंबर 1 में ठोक डाला और दूसरा चर का मान आ गया y बराबर 6, x बराबर 4। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 9 नंबर, टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा भाई, ठीक है ना। जल्दी से भाई नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो हो वो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस का 36y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 12xy, एक्स स्क्वायर माइनस के 12xy प्लस के 36, ठीक है ना, प्लस के 36, ये हमारा क्वेश्चन है, वो भी y स्क्वायर, 36y स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसमें इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे। हमेशा मैंने बताया जब कभी भाई ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब कभी आए तो इसकी तुलना आप ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c प्रकार से कर लीजिए बस। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो 36 से कम 36, और 36 के 2 ऐसे फैक्टर करें ना, 36 के 2 ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पर 12 आना चाहिए, तो वो होता है 6 6 के 36 माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 12 हो जाएगा। बस देखो कैसे लग गया क्वेश्चन, आसानी से समझो। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं 12xy ना कहकर दोस्तों क्या कहूँगा, माइनस के 6xy और माइनस के 6xy, तभी तो 6 6 12 माइनस का होगा ना, तो यहाँ पर प्लस का आ गया मेरा 36y स्क्वायर। अब देखो दो दो के जोड़े बना के कॉमन हमको लेना है, इधर कॉमन मिल रहा है भाई x, और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो यहाँ बच गया x माइनस, ये x से x कट गया तो 6y बच गया, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है माइनस के 6 और y तो y मिल गया। अब समझो यहाँ पर जब कभी माइनस में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 6y से 6y कैंसिल तो x बचा, देखो माइनस के 6y था तो 6y चला गया तो x से बचा ना, तो x बच गया, ये प्लस था तो माइनस 6 6 के 36 और 2y से 1y कट गया तो y बच गया। 6x माइनस 6y एक ब्रैकेट में, तो ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बच गया मेरा x माइनस का 6y। हम इसको यह भी कह सकते हैं x माइनस 6y का होल स्क्वायर, यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। x माइनस का 6y इट विल बी राइट आंसर, क्लियर है ना। चलिए फिर ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का जो मेरा होगा वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वो मेरा सरसमिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, वही 0.5 वाला खेल भैया करना है आप लोगों को। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 11.5 का होल स्क्वायर को सर्वसमीका से हल करो, सर्वसमीका से हल करो। देखिए अगर आपको मेरी बातें अगर याद होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है ना। सर्वसमीका से हल करो, सर्वसमीका से क्या करना, आपको हल करना है। देखिए मैंने आपको बताया क्या था भैया कि जो दशमलव में दिया है ना, इसको फ्रैक्शन बदल लीजिए, सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट से पहले आप प्रयास कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप लोग प्रयास कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है विद 1 मिनट। 1 मिनट में इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो देखिए कैसे भाई लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए 0.5 को मैंने क्या कहा था, 0.5 को मैंने क्या कहा था, इसको कहा था मैंने कि 1/2 कर लो, यानी मैं 11.5 को क्या कह सकता हूँ, 11 प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर भाई कह सकता हूँ ना, तभी तो 11.5 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे a है मेरा 11 और गुणे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बस सॉल्व कर सकते हैं। 11 का वर्ग 1 to 1 121 प्लस का 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो गया 4, यहाँ हो गया प्लस का, ये 2 से 2 कट गया, बच गया 11। अब देखो अब हमको दशमलव था तो दशमलव में आंसर लाना था, यानी हम 4 को 1/4 को भाग कर सकते हैं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 0.25। 121 में 11 जोड़ेंगे तो 131 और 132.25 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 132.25 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर लीजिए। 132.25 मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर ठीक, तो आशा करते हो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। जो नए व्यूअर मेरे चैनल को देख रहे थे वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे कल एक धांसू और ताबड़तोड़ मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।